हेलो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ईरानी बादशाह बद्र और समदल की राजकुमारी की कहानी, एपिसोड 4। ये सुनकर बादशाह गुल अनार के साथ उस मकान में गया जहां उसकी सास और साला मौजूद थे। उन लोगों ने बादशाह को देखा तो पृथ्वी से अपने सिरों को लगाकर नमन किया। बादशाह ने उनको एक एक करके उठाया और गले लगाया। फिर सब लोग बैठकर प्रसन्नतापूर्वक बातें करने लगे। सालेह ने कहा, हम सब भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन बड़े कष्ट उठाने के बाद आपकी छत्र छाया में आई और यहाँ बहुत ही प्रसन्न है। भगवान आपको चिरायु करे। बादशाह ने भी अभियक्तों के स्वागतार्थ विनीत वचन कहे और सब लोग काफी देर तक सानंद बातचीत करते रहे। रात पड़ने पर बादशाह ने भोजन लाने की आज्ञा दी। सबके साथ भोजन करने के बाद उसने पास के मकान में मेहमानों के लिए कोमल सुखदायी सैयाएं बिछवाई और उनसे आराम करने को कहा। वे खुद गुल अनार को साथ लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। कुछ दिन बाद अतिथियों ने जाना चाहा तो बादशाह ने उन्हें आग्रहपूर्वक रोका कि गुल अनार के प्रसव तक तो रुक ही जाओ। वे लोग भी इस बात को सहर्ष मान गए और ईरान के सम्राट रोजाना उनके लिए नए नए मनोरंजन प्रस्तुत करवाता रहा। समय आने पर एक दिन गुल अनार प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी। दूसरे दिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र सुंदरता में चंद्रमा के तुल्य था, इसलिए उसका नाम बद्र चंद्रमा रखा गया। गुल अनार की मां ने अपने देश के अनुसार भी रस्में की और यहाँ के रिवाज के अनुसार छठी का भारी जोड़ा भी दिया। ईरान के सम्राट ने सार्वजनिक उत्सव की आज्ञा दी और देश के सभी निवासियों ने अपने अपने घरों में राग रंग का आयोजन किया। शाही महल में जो उत्सव हुआ उनका तो वर्णन ही असंभव है। बादशाह ने खजाने का मुंह खोल दिया और दीन दुखियों को दान तथा सैनिकों, विद्वानों, कलाविदों आदि को भरपूर पारितोषिक दिए गए। जब 100 गृहवास के दिन पूरे हो गए तो मलिका गुल अनार को स्नान करवाया गया और बादशाह, सुल्तान सालेह, उसकी माता तथा अन्य संबंधी नवयौवनाए बच्चे को देखने के लिए आए। सभी ने उसे उठाकर चूमा और तरह तरह से प्यार दुलार किया। सबके बाद सालेह बच्चे की दाई के पास गया और उसकी गोद से बच्चे को लेकर काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जब सब लोग इधर उधर की बातों में लगे थे तो सालेह चुपचाप कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और तेजी से समुद्र तट की ओर चला। सब लोग तो इत्मीनान से रहे किंतु बादशाह घबराने लगा। सालेह तेजी से समुद्र तट पर पहुंचा और एक ऊंची जगह से झम से समुद्र में कूद पड़ा। बादशाह ये देखकर हाय हाय करने लगा और सिर पीटने लगा। मलिका गुल अनार ने हंसकर उसे धैर्य दिया। बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। आप देखते तो जाइए, आप उसके पिता हैं तो मैं उसकी माँ हूँ, मैं तो कुछ भी चिंता नहीं कर रही। बादशाह ने पूछा, लेकिन तुम्हारे भाई को ये क्या सूझी, उसने ऐसा क्यों किया? गुल अनार ने कहा, उन्होंने इसलिए ये किया कि बच्चे को हम लोगों की तरह जल और स्थल दोनों में रहने की आदत हो जाए। उसकी माँ तथा अन्य संबंधियों ने भी बादशाह को ऐसे आश्वासन दिए तो उसका चित्त स्थिर हुआ। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर फिर उथल पुथल होने लगी और सालेह बद्र को गोद में लिए हुए जल तरंगों से बाहर आया। फिर वे हवा में उड़ता हुआ महल में आया जहां बादशाह और दूसरे लोग बैठे थे। बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि बच्चा अपने मामा की गोद में सो रहा है। सालेह ने बादशाह से कहा, सरकार, जब मैं आपके बच्चे को लेकर समुद्र में गया था तो आपको डर तो नहीं लगा था? बादशाह ने कहा, भाई क्या पूछते हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी।
अब उसे सही सलामत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नए सिरे से जीवन मिला है। सालेह ने कहा, बच्चे को कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने समुद्र में बैठने के पहले हजरत सुलेमान की अंगूठी पर खुदा महामंत्र इसमें आजम पढ़ लिया था। हमारे यहाँ की ये रीति है कि हम लोगों की नस्ल में कोई बच्चा अगर पृथ्वी पर पैदा होता है तो हम इसमें आजम की शक्ति के बल पर उसे जल के अंदर ले जाते हैं। वही मैंने किया। ये कहकर उसने बच्चे को दाई की गोद में दे दिया। फिर उसने अपने वस्त्रों से एक छोटा संदूकचा निकाला। उसमें से 100 हीरे जो कबूतर के अंडे के बराबर थे निकाले। इसके अलावा 100 लाल और नीलम, जिनमें प्रत्येक लगभग आधी छटांग का था, निकाले और 30 हार भी नीलम के निकाले और उन्हें बादशाह को देकर कहा, हमें मालूम न था कि मेरी बहन कितने ऐश्वर्यवान बादशाह को ब्याही है। हमारी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। ईरान का बादशाह उन रत्नों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उनमें 2 इतने बड़े थे कि समस्त पृथ्वी पर कहीं ना होंगे। उसने हर्षपूर्वक इस भेंट को आंखों से लगाया और सालेह से कहा, भाई, मैं तुम्हारी विनयशीलता से अति प्रभावित हूँ। तुम उन रत्नों को जिनसे कई राज्य खरीदे जा सकते हैं तुच्छ भेंट कहते हो। फिर उसने अपनी मलिका से कहा, सुंदरी, तुम्हारे भाई साहब मुझे ये सारे रत्न भेंट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनमें थोड़े से रखकर शेष उन्हें वापस करूं, किंतु वे उन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। तुम अगर उन पर जोर दो तो वे शायद मान जाएं। गुल अनार ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप निशंक होकर उन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार के रत्न पृथ्वी पर कम हैं, किंतु समुद्र में उनकी कोई कमी नहीं है। मेरे भाई को ये सब देने पर भी कोई हानि नहीं होगी। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया और उसने वे पूरी भेंट स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद सालेह ने बादशाह से कहा, आपने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया कि हम आपको यथोचित धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन हमें यहाँ आए अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अब अपने राज्य को वापस जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि बादशाह की अनुपस्थिति में राज्य प्रबंध में कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है। अतएव हमें अनुमति दीजिए कि हम आपसे और बहन से विदा लें और अपने देश को सुधारें। बादशाह ने कहा, तुम्हें जाने देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है और मैं व्यवस्था पूर्वक तुम्हें विदा दे रहा हूँ। किंतु ये जोर देकर कहता हूँ कि बद्र को ना भूलना और बद्र तथा उसकी माँ को देखने के लिए कभी कभी यहाँ आते रहना। अतएव सालेह उससे विदा होकर अपनी माता और कुटुंबियों के साथ अपने देश में गया। इधर सब लोग यथावत रहने लगे। बद्र जैसे जैसे बड़ा होता, रूप और गुण में और भी निखरता जाता और उसके माता पिता उसके विकास को देखकर प्रसन्न होते। कभी कभी बद्र का मामा और नानी भी उसे देखने को आते। बद्र कुछ बड़ा हुआ तो उसे विभिन्न विद्याएं और कलाएं सिखाने के लिए विद्वान अध्यापक रखे गए। 15 वर्ष की अवस्था में वे सारी विद्या और कलाओं में निपुण हो गए। अब उसके पिता ने उसे युवराज घोषित करके उसके हाथ में राज्य का प्रबंध दे दिया। उसने कुछ ही दिनों में शासन को सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके शासन प्रबंध से कर्मचारी और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए। बादशाह ने यह देखा तो एक दिन पूर्व घोषणा के उपरांत अपने हाथ से अपना राजमुकुट उसे पहनाया और उसके सम्मानार्थ उसके हाथ चूमने के बाद वे खुद मंत्री और अमीरों की पंक्तियों में जा बैठा। सामंतों, मंत्रियों आदि ने नए बादशाह को भेंट दी और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। राज दरबार से उठकर जब राजमुकुट लगाए हुए बद्र अपनी माँ के पास गया
तो उसने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी का अगला एपिसोड आपको कल मिलेगा, हमेशा की तरह ठीक दोपहर 1 बजे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।